नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, फ्रांस की क्रांति। आज से पहले हमने 7 वीडियो बना लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है दास प्रथा का अंत, और ये आखिरी वीडियो होगा। तो देखिए, फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनमें दास प्रथा का अंत किया जाता है जैकोबियन के शासन के दौरान। 4 अगस्त 1789 को जो सामाजिक सुधार क्रांति हुई थी उसके दौरान किया जाता है। हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था। देखिए, जो तम्बाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी आदि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती थी फ्रांस में के लिए, फ्रांस के जो लोग थे वो कैरेबियन उपनिवेश पर निर्भर करते थे। जो कैरेबियन जो आइलैंड है उनके ऊपर ये निर्भर थे, वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब क्या होता है कि जो यूरोपियन लोग हैं दूर और अनजान जगह पर काम करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर अगर आपको चाय कॉफ़ी के बागान लगाने हैं ना, तो लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो यूरोपियन लोग हैं वो काम करने के इच्छुक वहाँ पर नहीं होते हैं। अब देखो, इससे क्या होता है कि जो बागान है, बागानों में श्रमिकों की कमी हो जाती है, और इन श्रमिकों की पूरी करने के लिए ये दास जो लोग हैं उनसे काम करवाया करते थे। अब ये दास कहाँ मिलते थे इन लोगों को? दास खरीदने के लिए ये क्या करते थे, फ्रांस के जो सेठ लोग थे वो बोर्दो या नान्ते बंदरगाह है फ्रांस में, वहाँ से अफ्रीका के बंदरगाह जाते थे तथा यहाँ से स्थानीय जो लोग जो सरदार हुआ करते थे उनसे ये दास खरीदते थे। जैसे आप देखिए, मैप की सहायता से आप समझ पा रहे हो कहाँ पर फ्रांस से नान्ते बंदरगाह से ये कहाँ जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, और यहाँ से जो कैरेबियन जो आइलैंड है यहाँ पर इन दासों को ले जाते थे और यहाँ पर इनको बेच दिया जाता था बागान मालिकों के लिए। जो कैरेबियन उपनिवेश जैसे मोर्टिनिक है, गोडलेप है और सेंट डोमिंगो है, यहाँ पर दासों को बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इस तरीके से क्या होता था कि जो दास है ये यूरोप के जो बाकी के जो एरिया था वहाँ पर नील, कॉफ़ी, चीनी आदि की ज़रूरतों को ये लोग पूरा कर देते थे। इस तरीके से यहाँ की फ्रांस की भी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे चलते हैं। अब नेशनल असेंबली क्या करती है कि ने दास व्यापार को समाप्त करने के लिए, हालांकि नेशनल असेंबली में बहस हुई थी, लेकिन जो कुछ व्यापारी ऐसे थे जो दासों पर निर्भर थे, इस कारण उनके दबाव के कारण ये जो नेशनल असेंबली है इन पर कानून नहीं बना पाई। और 1794 में जो कन्वेंशन है उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। हम पर ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन जो नेपोलियन है उसके द्वारा ये वापस से शुरू कर दिया जाता है। और नेपोलियन ने कहा कि जो अफ्रीका की जो निग्रो लोग हैं ना उनको क्या मिल सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं। बागान मालिक अफ्रीका के निग्रो लोगों को गुलाम बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनको दे दी गई। लेकिन जो आखिरकार 1848 में जो फ्रांस के उपनिवेश हैं उससे दास प्रथा फाइनली ख़त्म हो जाती है। तो 1848 में ये जो दास प्रथा है ना ये ख़त्म की जाती है। तो देखिए कितने साल बाद में ये ख़त्म होती है। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। ये दास प्रथा वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्रांति के बाद लोग किस तरीके से रहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि 1789 की जो क्रांति है इसके बाद लोग जो यहाँ के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। कौन कौन से परिवर्तन आए ये हम देखने वाले हैं। देखो, जो सरकार है उन्होंने कानून बनाकर लोगों में समानता और स्वतंत्रता जैसे जो आदर्श थे ना वो लोगों के जीवन में उतारने की कोशिश की। सरकार के द्वारा क्या किया गया, कानून बनाए गए और समानता व स्वतंत्रता जैसे आदर्श हैं लोगों के जीवन में उतारने की कोशिश की गई। बास्तिल के किले का क्या कर दिया जाता था, कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके बाद सेंसरशिप की भी समाप्ति कर दी जाती है। सेंसरशिप क्या होती है, हमने देखा कि कोई भी अगर आप चीज़ जैसे पत्रिका हो या कोई भी बुक पब्लिश कर रहे हो तो उससे पहले इसको क्या किया जाता था, राजा के द्वारा पढ़ा जाता था। राजा के एक अंडर एक डिपार्टमेंट होता था, सेंसरशिप डिपार्टमेंट। जैसे आज भी अगर आपको कोई भी मूवी रिलीज करनी है ना तो वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, उसके बाद ही उसकी मंजूरी के बाद ही कोई भी मूवी क्या होती थी, रिलीज हुआ करती थी। तो राजा के शासन के दौरान कुछ भी किताबें लिखने, अखबार व नाटक पब्लिक करने से पहले सेंसर विभाग की स्वीकृति आपको लेनी पड़ती थी। तो ये होता था सेंसर।
तो अब ये हटा दिया जाता है। अब जैसे ही सेंसरशिप हट गई, सेंसरशिप हटने के बाद क्या होता है कि फ्रांस में अखबार, पोस्टर, किताबें, पर्चे आदि की बाढ़ सी आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा ये लिखे गई। अब जो गांव शहर की हर फ्रांस की हर घटना आदि पर चर्चाएं होने लग गई। क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में चर्चाएं होने लग गई, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह पर इनके बारे में क्या होने लग जाती है, चर्चा होने लग जाती है। अब देखो कुछ जगह पर कुछ ही लोग फ्रांस में पढ़े हुए थे, तो जो बिना पढ़े लोग थे उन तक लोगों तक इन सारी जो चर्चाएं हैं ये पहुंचाने के लिए नाटक, जुलूस और संगीत के माध्यम से जो दार्शनिक और जो राजनीतिक है, राजनीतिकों के जो स्वतंत्रता और न्याय संबंधी जो लेखन थे ना, उन पर उनको पहुंचाने का काम ये करते थे और न्याय संबंधी लेखन को ये समझाने का प्रयास करते थे नाटक, जुलूस और संगीत के माध्यम से। तो इस तरीके से जुलूस निकाले जाते थे। और अब देखिए इसका क्या सारांश रहा, इस क्रांति का क्या सारांश रहा। देखो हम देखने वाले हैं, इसका सारांश देखते हैं अब। ठीक है, ये तो वहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब अपन देखेंगे सारांश। तो देखिए जो नेपोलियन है 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। हम देखते हैं 1799 में जो डायरेक्टरी का रूल जैसे ही समाप्त होता है तो नेपोलियन यहाँ पर पावरफुल हो जाता है और 1804 में अपने आप को उस फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। अब देखो जो नेपोलियन है पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, पूरे यूरोप को जीतने की हठधर्मिता वो पकड़ लेता है। पुराने राजा को हटा दिया जाता है, पुराने जो राजा हुआ करते थे उनको ये हटा देता है और अपने जो लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग थे उनको वहाँ का शासन की बागडोर दे देता है, उनको शासक बना देता है, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दे देता है। अब देखिए नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। अब अगली क्लास में हम देखने वाले हैं नेपोलियन कोड भी देखेंगे, जब 10th में आओगे आप तब। अब इसने जैसे संपत्ति का अधिकार दे दिया, निजी संपत्ति का अधिकार, दशमलव पद्धति के आधार पर नाप तोल की प्रणाली इसने चलाई, एक समान प्रणाली इसके द्वारा चलाई गई। ये सारे क्या किए इसके द्वारा सुधार किए गए। प्रारंभ में लोग नेपोलियन जो थे ना, ये नेपोलियन को लोग प्रारंभ में नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में समझते थे, लेकिन जैसे जैसे बाद में उसने सेंसरशिप पर बैन कर दिया, बहुत सारे टैक्सेज बढ़ाने लग गया और हर लोगों को क्या होता था, सेना में भर्ती होना पड़ता था। इस कारण अब लोग इससे पक चुके थे। अब ये नेपोलियन की सेना को हमलावर मानने लग जाते हैं आगे चल के। और बाद में क्या होता है कि 1815 में वोटरलू के युद्ध में इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया के द्वारा इसको हरा दिया जाता है। देखिए लेकिन जो हारने के बाद भी जो नेपोलियन के जो क्रांतिकारी विचार थे ये लंबे समय तक जो यूरोप है वहाँ पर बने रहते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण विरासत रही है, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल गए और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसी ने राष्ट्र राज्यों की स्थापना का बीज बोया और भारत के जो टीपू सुल्तान हैं और जो राजा राम मोहन राय थे, भारत के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे, फ्रांस की क्रांति से फ्रांस की क्रांति से उपजे इन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ये थे। तो ये था फ्रांस की क्रांति।